नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। भास्कर स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का दिल जीत लिया। जापान से प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने भी मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी भी अपने जापान दौरे में लोगों से खूब दिल खोल कर मिले। बदले में तोहफे तो खूब मिले, लेकिन रिश्तों की गर्माहट का कितना असर होगा यह देखना अभी बाकी है। आज भास्कर स्पेशल में मोदी के जापान दौरे की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह सफर। मोदी जब जापान गए तो लोगों को ढेर सारी उम्मीदें थीं। रिश्तों के पन्नों पर जो धूल जमी थी उसे हटाना था और मोदी इसमें पूरी तरह से पास भी हो गए। भारत को 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश मिला, साथ ही बुलेट ट्रेन का तोहफा भी। हालांकि परमाणु करार पर कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि शुरुआत तो हो गई। ले गए दिल मोदी जापान का। जी हां, मोदी का अंदाज, मोदी की बातें और मोदी का कमिटमेंट। भारत तो भारत, इस शख्सियत का जापान भी कायल हो गया। लेकिन इस सब से अलग जापान यात्रा को उपलब्धियों की नजर से देखें तो मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा सफल रही और जिस मकसद से मोदी ने ये यात्रा तय की थी वो उसमें कामयाब नजर आ रहे हैं। जापान का इतिहास, जापान की आर्थिक कूटनीतिक परिस्थितियां और भविष्य की संभावनाएं, ये सभी बातें जापान को भारत का मजबूत और स्वाभाविक सहयोगी बनाती हैं। मोदी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा पर जाने से पहले ही मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो जापान से मजबूत और स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं। जापान के साथ भारत का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध तो पहले से ही मजबूत रहा है। इसी को आधार बनाते हुए मोदी ने आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक संबंध को और मजबूत बनाने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक सफल नजर आए। जापान और भारत ने जिस एमओयू पर दस्तखत किए हैं उसमें कई विषयों पर सहयोग बढ़ाने के लिए करार हुआ है। जापान बढ़ाएगा आर्थिक सहयोग, 5 सालों में करेगा 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश। बुलेट ट्रेन के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग, गंगा की सफाई के लिए आर्थिक सहयोग, भारतीय कंपनियों से हटाएगा प्रतिबंध। मोदी ने जापान से भारत में आर्थिक निवेश बढ़ाने को कहा, जिसे जापान ने स्वीकार भी कर लिया है। मोदी ने जापान की कंपनियों और उसकी तकनीक की तारीफ करते हुए उन्हें यह भरोसा दिलाया कि भारत में कानून और संसाधन से जुड़ी तमाम दिक्कतें दूर की जा रही हैं और जापान को भारत में निर्माण, निवेश और बाजार, तीनों चीजें मिलेंगी जो और कहीं नहीं हैं। जापान ने भी इस मौके की अहमियत को समझते हुए अगले 5 सालों में 2,10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति जताई है। साथ ही जापान ने भारत के साथ तकनीकी सहयोग का भी वादा किया है, जिसमें बुलेट ट्रेन को चलाना भी शामिल है। जापान इसके लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग करेगा। पर्यटन को बढ़ावा, दोनों देश देंगे पर्यटन को बढ़ावा। बढ़ेगा शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग। मोदी ने किया जापानी छात्रों का स्वागत। जापान के लिए भारत में असीम संभावनाएं। मोदी ने जापान के लोगों, छात्रों और सरकार से कहा कि भारत में उनका स्वागत है। भारत और जापान का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। धर्म, आध्यात्म और पर्यटन, तीनों ही मामलों में भारत जापान का नाता काफी पुराना है। भारत बुद्ध की धरती है और जापान से हर साल हजारों लोग धार्मिक यात्रा पर भारत आते हैं। मोदी ने कहा कि जापान को भारत अपना ही परिवार मानता है, क्योंकि भारत में वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श रहा है। लेकिन दोनों देश इस बात की भी अहमियत समझते हैं कि इस कल्चरल एक्सचेंज का आर्थिक पक्ष भी मजबूत है और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, दोनों मुल्कों को व्यापारिक लाभ भी होगा। मोदी की कूटनीतिक सफलता, हासिल हुए कूटनीतिक लक्ष्य, भारत जापान सहयोग के नए समीकरण, चीन को संतुलित करने का प्रयास, भारत को मिलेगा एक स्वाभाविक सहयोगी।
भारत के लिए लंबे समय से ये दुविधा थी कि चीन के बढ़ते प्रभाव का कूटनीतिक जवाब किस तरह से दिया जाए। तो भूटान और नेपाल के बाद अब जापान यात्रा से ये काम मोदी ने किया है। मोदी ने अपनी इस यात्रा पर जिस तरीके से नए समीकरणों के संकेत दिए हैं, उससे कहीं न कहीं चीन के लिए गहरा संदेश है। जापान और चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद है और यही हाल भारत का भी है। दूसरी बात ये कि भारत जापान लोकतांत्रिक देश होने की वजह से ज्यादा स्वाभाविक सहयोगी हैं। मोदी ने ये बात भी अपनी यात्रा के दौरान साफ तौर पर रखी और जो आखिरी बात मोदी ने कही उससे भी जापान सहमत नजर आया। मोदी ने साफ कहा कि वो विस्तारवादी नीति के खिलाफ हैं और सहयोग की नीति का पक्ष लेते हैं। बहरहाल कूटनीतिक मोर्चे पर मोदी की यात्रा सफल रही है, लेकिन चीन के लिहाज से इस रिश्ते को अभी और लंबा सफर तय करना है। शहरों के विकास में सहयोग, स्मार्ट सिटी बनाने में जापान का सहयोग, 50 शहरों में मेट्रो में निवेश का आमंत्रण, काशी के विकास में जापान करेगा सहयोग। जापान भारत के साथ यहां के शहरों के विकास में मदद करेगा। जापान की तकनीक और निवेश की मदद से भारत में मोदी के स्मार्ट सिटी बनाने के सपने को पूरा किया जाएगा। खासकर बनारस के विकास के लिए जापान ने मदद के लिए समझौता किया है, यानी क्योटो के तर्ज पर काशी का विकास किया जाएगा। इसके अलावा मोदी ने जापान को 50 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, जहां व्यापार और निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। रक्षा और ऊर्जा पर सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, रक्षा सहयोग पर सहमति, न्यूक्लियर सहयोग को लेकर डील नहीं। जापान ने भारत को क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के मसले पर सहयोग करने की बात कही है। मोदी ने जापान से आग्रह किया था कि इस संबंध में भारत जापान से तकनीकी सहयोग चाहता है। भारत में ऊर्जा की बेहद जरूरत है और वैकल्पिक ऊर्जा के सभी रास्तों का वो स्वागत करते हैं, जिसमें जापान की तकनीक काफी आगे है। मोदी ने सोलर एनर्जी को लेकर जापान से सहयोग की इच्छा जताई है, जिस पर जापान सहयोग करेगा। दूसरी ओर पहली बार जापान ने भारत के साथ रक्षा सहयोग पर समझौता किया है। जापान भारत को रक्षा तकनीक मुहैया कराएगा। साथ ही भारत ने रक्षा निवेश की सीमा 49% कर दी है, जिससे जापानी कंपनियों के निवेश के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस दौरे पर न्यूक्लियर डील नहीं हो सकी। इस क्षेत्र में जापान काफी आगे है, लेकिन इस बात की गुंजाइश खत्म नहीं होती, क्योंकि जापान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका से भारत का समझौता हो चुका है। ऐसे में देर सबेर जापान भी भारत के साथ सहयोग कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, भारत में बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, लोगों को ट्रेन करने में जापान करेगा मदद, रोजगार बढ़ने की उम्मीद, आधारभूत ढांचे में सहयोग। मोदी ने जापान से कहा है कि वो भारत में स्किल डेवलपमेंट में सहयोग करे। भारत युवाओं का देश है और ऐसे में स्किल डेवलपमेंट से दोनों देशों को फायदा होगा। जापान ने इस पर सहयोग का वादा किया है। साथ ही मोदी ने इसके लिए हर संभव मदद का भरोसा जताया है। दोनों देशों के इस समझौते से उम्मीद है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। जापान ने भारत में आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहयोग का भी वादा किया है। मोदी ने संयुक्त बयान जारी करते समय कहा कि भारत लुक ईस्ट पॉलिसी का पक्षधर है, जापान लुक इंडिया की नीति को बढ़ाए। दोनों देशों में भविष्य में मजबूत सहयोगी बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया के देशों का है और इस यात्रा के जरिए वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने के लिए आए हैं। कुल मिलाकर मोदी की इस जापान यात्रा को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। अनामिका और कौशल कुमार के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। तो बेहद सकारात्मक रहा ये पूरा दौरा। मोदी जब क्योटो पहुंचे तो वहां के तोजी मंदिर और किनकाकुजी मंदिर जाना नहीं भूले। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कायाकल्प करने के लिए जापान का साथ चाहते हैं। तो आखिर क्योटो और काशी में ऐसा क्या रिश्ता है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़े रखता है? मोदी के जापान दौरे ने न सिर्फ आर्थिक बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक धरोहरों के विकास की उम्मीदें जगा दी हैं। मोदी जापान पहुंचने के बाद जब क्योटो पहुंचे तो वहां के मेयर ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। मोदी ने क्योटो में
दो प्रमुख बौद्ध मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ के प्राचीन तोजी मंदिर में मोदी के साथ जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे। इस दौरान उन्होंने बौद्ध पैगोडा के इतिहास के बारे में जानकारी ली। सैकड़ों साल पुराना तोजी मंदिर जापान के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख बौद्ध भिक्षु ने प्रधानमंत्री को 5 मंजिला मुख्य पगोडा और लकड़ी से बने मंदिर में घुमाया। मोदी और आबे ने तोजी मंदिर के दर्शन के दौरान भारत जापान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बातें की। तोजी मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासतों की सूची में शामिल है। इसके बाद मोदी 1397 ईस्वी में बने दूसरे प्राचीन बौद्ध मंदिर किनकाकू जी के दर्शन के लिए गए। मोदी से मिलने के लिए आए लोगों ने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन किया। मोदी जब क्योटो पहुंचे तो उन्होंने वहां के मेयर दाइसाको कादोकावा से भी मुलाकात की। मोदी ने क्योटो शहर की तर्ज पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकसित करने के मुद्दे का जायजा लिया। क्योटो और काशी की विरासत कई मायनों में एक जैसी ही है। काशी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी कही जाती है और क्योटो का इतिहास 794 ईस्वी से माना जाता है। क्योटो की पहचान अगर तोजी मंदिर है तो काशी की पहचान विश्वनाथ मंदिर से की जाती है। क्योटो की बात करें तो इसकी नींव चीन के ऐतिहासिक शहरों की बनावट की तर्ज पर रखी गई थी। 19वीं सदी के मध्य तक क्योटो राजशाही का केंद्र रहा। जापान में लकड़ी के वास्तुशास्त्र का विकास क्योटो शहर से ही हुआ। खास तौर पर धार्मिक इमारतें पूरे जापान में क्योटो पर ही आधारित हैं। 8वीं से 17वीं सदी के बीच क्योटो धार्मिक, बड़ी-बड़ी इमारतों और बागीचों के विकास का केंद्र रहा। यहाँ का तोजी मंदिर 796 ईस्वी में हेयान शासकों के समय में बना था। 55 मीटर ऊंचा पैगोडा जापान का सबसे बड़ा लकड़ी का मंदिर है। 1603 से 1868 के बीच मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया। तोजी मंदिर साल भर में कुछ दिनों के लिए ही खुलता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल है। 3 करोड़ टूरिस्ट हर साल क्योटो आते हैं। दूसरी ओर काशी की बात करें तो यह शहर सदियों से भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही है। कभी यहाँ राजशाही थी, लेकिन आजादी के बाद इसका भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। शिव की नगरी काशी को एक तरह से मिनी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। विश्वनाथ मंदिर तो इसकी पहचान है। 1558 में अकबर के बाद टोडरमल ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने आक्रमण कर मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। वाराणसी मंदिरों का शहर माना जाता है और यहाँ के घाट तो सबसे ज्यादा सुकून देने वाले हैं। जाहिर है, भारत और जापान जब एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो दोनों देशों के रिश्ते और भी आगे बढ़ेंगे। मोदी ने पहल कर दी है और जापानी पीएम शिंजो आबे भी इस रिश्ते को मजबूत डोर से बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रवि और अनामिका के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और भास्कर स्पेशल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भारत और जापान जब फेविकॉल के जोड़ से जुड़ेंगे तो दुनिया की तस्वीर कैसे पलटेगी और फेविकॉल का ये जोड़ चीन के माथे पर शिकन क्यों ला रहा है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। तो जापान के साथ भारत के रिश्तों का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के करीब आने का मतलब है एशिया और ग्लोबल पावर बैलेंस बदलना। तभी तो चीन और अमेरिका दोनों की नजरें भारत जापान के बीच बनते नए समीकरण पर टिकी हुई।
ये उगते सूरज का देश है, ये हिम्मत और उम्मीदों का देश है, ये सभ्यता और विरासत का देश है। जी हां, इस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ उम्मीदों का सूरज कभी डूबता नहीं, यहाँ हिम्मत और साहस का सूरज कभी अस्त नहीं होता। दुनिया के एकमात्र देश जिसने विश्व युद्ध में परमाणु बम का हमला झेला, जिसने सुनामी और भूकंप के न जाने कितने वार झेले, पर आज भी वो एक मिसाल है। जापान की इन्हीं खूबियों के कायल नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे भारत जापान के रिश्तों की नई इबारत लिखने, और काफी हद तक वो सफल भी रहे। भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद भावनात्मक और ऐतिहासिक भी है। इसी सिलसिले को मोदी भविष्य की ओर बढ़ाने जापान पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि भारत जापान के रिश्तों का भविष्य और उसका प्रभाव क्या होगा। वैश्विक पटल पर भारत जापान एक साथ खड़े होते हैं तो किस किस को क्या क्या फर्क पड़ सकता है। दक्षिण एशिया में बदलेगा शक्ति संतुलन, चीन का प्रभाव होगा संतुलित, अमेरिका के साथ कैसा रहेगा रिश्ता, एशिया में जापान के साथ बन सकता है नया गुट। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत जापान संबंधों पर चीन का नजरिया क्या है। चीन एक तरफ जहां जापान के साथ समुद्री सीमा और द्वीपों के विवाद में उलझा है, तो वहीं दूसरी ओर वो भारत में लगातार घुसपैठ कर रहा है। चीन की सामरिक शक्ति और विस्तारवादी नीति के चलते कोई भी देश सीधे तौर पर उससे उलझने से बचता नजर आता है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जापान को भी एशिया में किसी ऐसे ही भरोसेमंद और मजबूत साथी की जरूरत है। इस लिहाज से भारत जापान की घनिष्ठता बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन चीन कभी भी इस गठजोड़ को लेकर खुश नहीं होगा, बल्कि मौजूदा समझौते पर चीन की शुरुआती प्रतिक्रिया भी यही बताती है। चीन को लेकर कई और छोटे देश भी आशंकित हैं। उसके मुकाबले भारत को वो एक बेहतर सहयोगी मानते हैं। यही वजह है कि भविष्य में भारत जापान के नेतृत्व में एशिया के भीतर कोई ऐसा गुट भी बन सकता है जो चीन को संतुलित करने की कोशिश करे। मोदी ने छोटे पड़ोसी मुल्कों को प्राथमिकता देकर इस बात का पहले ही संकेत दे दिया है। इसके अलावा जापान, अमेरिका भी आपस में बड़े सहयोगी देश हैं। अमेरिका को भी चीन के आर्थिक और सामरिक विस्तार को लेकर कई आशंकाएं हैं। भारत अमेरिका का व्यापारिक संबंध किसी से छिपा नहीं। ऐसे में भारत, जापान, अमेरिका तीनों एक साथ एक मंच पर आकर एशिया में नए शक्ति ध्रुव का निर्माण भी कर सकते हैं। वैचारिक स्तर पर इसकी ज्यादा संभावना लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जापान रिश्तों के लिए उर्वर जमीन पहले से ही मौजूद है। बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक और पारंपरिक तार से ये देश पहले से ही सदियों से जुड़े हैं। लेकिन आधुनिक युग में भी भारत और जापान का रिश्ता काफी घनिष्ठ रहा है। जापान की प्रतिष्ठा भारतीयों की नजरों में इसलिए है क्योंकि आजादी की लड़ाई के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज बनाने में मदद की थी। तो दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने दूसरे मुल्कों की तुलना में जापान को कभी भी युद्ध अपराधी की तरह नहीं देखा और हमेशा उसका पक्ष लिया। साफ है कि आने वाले समय में भी समझौते होंगे और उसके लिए पूरी जमीन पहले से ही तैयार है। भारत जापान के मौजूदा हालात और आने वाले कल की संभावनाएं दोनों को एक स्वाभाविक सहयोगी बनाते हैं। कला हो, व्यापार हो या फिर कूटनीति, हर लिहाज से दोनों मुल्कों के संबंध आने वाले दिनों में बेहतर होंगे और इस बात की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं। अनामिका और कौशल कुमार के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। और मिशन जापान के बाद अब बारी है मिशन अमेरिका की। जापान का दिल जीतने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का जादू अब अमेरिका में भी छाने लगा है। मोदी इस महीने के आखिर में अमेरिका जाएंगे। 28 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मोदी के इस प्रोग्राम के लिए पूरे अमेरिका में टिकटों की मारामारी मची हुई। इसी महीने अमेरिका आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में अभी से गहमागहमी है।
वीजा विवाद के बाद ओबामा प्रशासन ने न केवल मोदी को अमेरिका आने का खास न्योता भेजा है, खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी से मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ओबामा अपनी टीम के साथ मोदी से मुलाकात के लिए पूरा होमवर्क कर रहे हैं। मोदी के सामने पेश करने के लिए ओबामा ने जो विश लिस्ट तैयार की है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच में आर्थिक, सामरिक और तकनीकी सहयोग के नए युग की शुरुआत हो सकती है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में मोदी को लेकर ओबामा बेचैन हैं, तो उधर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी के भाषण की मांग करते हुए अभियान छेड़ा हुआ है। हालांकि इसकी उम्मीद दूर तक नजर नहीं आ रही है। इस बीच मोदी का न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण का कार्यक्रम पहले से ही तय है। जाहिर है इस मौके पर अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी काफी उत्साहित हैं। 28 सितंबर को रविवार के दिन न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतवंशी समुदाय मोदी के स्वागत में खास समारोह का आयोजन कर रहा है। खबर है यहाँ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री करीब 18,000 लोगों को अपना मंत्र देंगे। न्यूयॉर्क में मोदी के स्वागत समारोह का टोटल खर्चा आएगा $15 लाख, जिसमें से ज्यादातर कमाई होगी टिकटों से और बाकी की प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से। प्राइवेट डोनर को तय संख्या में मुफ्त टिकट भी दिए जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समारोह के रंग में भंग डालने वाले की एंट्री किसी भी कीमत पर ना हो। खबर ये भी है कि किसी भी बिजनेस हाउस से $50,000 से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। समारोह पर आने वाले कुल खर्च में से $5 लाख गार्डन का किराया जाएगा और $3 लाख समारोह की सिक्योरिटी पे खर्च किया जाएगा। न्यू जर्सी के इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन को इस कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा मिला है, जबकि मोदी के करीबी इंडियाना के मशहूर डॉक्टर भरत बराई इस कार्यक्रम के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। पता चला है कि धर्म, समुदाय और राजनीति से ऊपर उठकर इस संस्था की स्थापना खास मोदी के स्वागत के कार्यक्रम करने के लिए ही की गई है। हालांकि पहले से काम कर रही कई संस्थाएं भी फाउंडेशन से आ जुड़ी हैं और मोदी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर समारोह के लिए इकट्ठा फंड का कुछ हिस्सा बच जाता है तो उसे समाज सेवी संगठनों को दान में दे दिया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजकों ने भारतीय दूतावास से भी पूरी मदद ली है। भारतीय समुदाय के नेता दूतावास से लगातार संपर्क में हैं। खास बात यह है कि मोदी न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की नई सरकार किसी धर्म, समुदाय, जाति या वर्ग से ऊपर उठकर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम कर रही है। इसीलिए आयोजकों की कोशिश है कि मोदी का भाषण सुनने ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन, मुसलमान और अन्य समुदायों के लोग आएं और मोदी का मंत्र लेकर नमो नमो का जाप करें। नमिता, अटलांटा, USA, भास्कर न्यूज। और जापान की तरह ही अमेरिका दौरे पर, मोदी के अमेरिका दौरे पर भास्कर न्यूज की रहेगी खास नजर और हमारी यूएस ब्यूरो चीफ नमिता डोगरा आपको पल पल की अपडेट इस दौरे से जुड़ी बताएंगी। तो लगातार तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।